हेलो स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन बॉटनी कैंपस फैमिली। हाँ देखिए, मूवी कौन सी है? रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। और आज हम इसका एपिसोड 3 पब्लिश कर रहे हैं और इसमें टॉपिक है अपना मोड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हाँ तो शुरू करते हैं अपना टॉपिक, टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या मोड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फर्स्ट टाइप इज फिजन विच आर फर्दर divided in binary fission and multiple fission. Second is fragmentation. Third is budding. Fourth is sporulation. And fifth is vegetative propagation. इनके अलावा देखिए कुछ राइटर जो होते हैं वो रीजनरेशन को भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक मोड कंसिडर करते हैं, तो फिलहाल मैंने उसको यहाँ पे नहीं लिया है, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। हाँ देखिए, अब हम लोग यहाँ पे बाइनरी फिजन शुरू कर रहे हैं और इसमें आप देख पा रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए ये एक पेरेंटल सेल है जो आपको दिख रही है और ये स्प्लिट हो रही है इन 2 इक्वल डॉटर सेल्स में। तो बाइनरी फिजन जैसे नाम से ही पता चल रहा है, बाई का मतलब क्या होता है 2 और फिजन का मतलब क्या होता है स्प्लिट होना। तो इसमें देखिए ए पेरेंटल सेल स्प्लिट इनटू 2 इक्वल डॉटर सेल्स। तो यहाँ ये आपको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए, 2 इक्वल डॉटर सेल्स, तो इक्वल आपको ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ पे ये आपको ज़रूर पता होना चाहिए, इक्वल डॉटर सेल्स। क्लियर? तो अब देखिए इसको डिफाइन कैसे करेंगे। अगर आपसे कोई पूछ ले कि बाइनरी फिजन क्या है, तो आपको सिंपल वे में बोलना है द मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, या आप बोल सकते हैं द टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच ए पेरेंटल सेल स्प्लिट इनटू 2 इक्वल डॉटर सेल्स कॉल्ड बाइनरी फिजन। अब इसका एग्जाम्पल क्या है? सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स। तो देखिए सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स इसका एग्जाम्पल है, जैसे यहाँ पे ऊपर हमने लिखा भी है पेरेंटल सेल। तो यहाँ पर ये पेरेंटल ऑर्गेनिज्म है और यहाँ पे ये ऑर्गेनिज्म एक सिंगल सेल के तौर पर है। तो यहाँ पे सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स इसके एग्जाम्पल हैं। तो देखिए जब फेवरेबल कंडीशंस होती है, अंडर फेवरेबल कंडीशंस, तो फेवरेबल कंडीशंस में सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स का जो सबसे कॉमन या बेस्ट मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है वो बाइनरी फिजन है। तो इसमें फर्स्ट हम ले रहे हैं बैक्टीरिया, जो इसका एग्जाम्पल है सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म का। इसके बाद में देखिए प्रोटिस्ट, प्रोटिस्ट के अंदर अमीबा हो गया, यूग्लिना हो गया, पैरामीशियम हो गया, डाइटम्स हो गया। तो ये सब प्रोटिस्ट इसके एग्जाम्पल्स बन गए। हाँ देखिए, अब प्लान ऑफ डिवीजन के बेस पे बाइनरी फिजन के टाइप्स, तो फर्स्ट है यहाँ पे इरेगुलर बाइनरी फिजन, सेकंड है लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन और थर्ड है ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। अब देखिए फर्स्ट इरेगुलर बाइनरी फिजन, जिसका एग्जांपल यहाँ पे क्या दे रखा है? अमीबा दे रखा है। अब इसको इरेगुलर क्यों बोला है, पहले ये समझ लीजिए। अमीबा के बारे में आप सब लोग जानते हैं कि अमीबा की कोई पर्टिकुलर डेफिनेट शेप नहीं होती, यानी आप बोल सकते हैं कि ये इरेगुलर शेप वाला होता है। तो अब यहाँ पे जब अमीबा बाइनरी फिजन से डिवाइड होगा तो उसका प्लान भी क्या होगा? डेफिनेट नहीं होगा। तो देखिए अमीबा ऐसे भी 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि अमीबा जब बाइनरी फिजन से डिवाइड होता है तो किसी पर्टिकुलर प्लान से नहीं होता, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? इरेगुलर बाइनरी फिजन पड़ गया। तो देखिए यहाँ पे अब आप डायग्राम समझिए। तो अमीबा का ये डायग्राम एनसीईआरटी में गिवन है, इसमें आपको ये न्यूक्लियस दिख रहा है अमीबा में और यहाँ पे ये कैरियोकाइनेसिस हुआ है। तो देखिए जब अमीबा में कैरियोकाइनेसिस होता है तो यहाँ पे आपको ये सीखना है कि ये जो न्यूक्लियर डिवीजन है इसके अंदर इंट्रा न्यूक्लियर स्पिंडल फॉर्मेशन हुआ। क्या हुआ? इंट्रा न्यूक्लियर स्पिंडल फॉर्मेशन हुआ। कहने का मतलब ये है कि इस माइटोसिस के अंदर यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर नहीं हुई और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर ही स्पिंडल फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये है तो माइटोसिस ही, लेकिन आप उसका मॉडिफिकेशन कंसिडर कर सकते हैं इसे, और प्री माइटोसिस, प्रो माइटोसिस या कैरियोकोरोसिस इसको हम बोलते हैं। अब देखिए इसके बाद में क्या हुआ, यहाँ पे जैसे ही कैरियोकाइनेसिस हुआ तो पीछे से साइटोकाइनेसिस भी हो रहा है यहाँ पे, और यहाँ देखिए 2 डॉटर अमीबी बन चुके हैं। इसके बाद में सेकंड देखिए लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन। तो लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन आपको दिख रहा है यहाँ पे, तो इसमें प्लान जो होता है वो लॉन्गिट्यूडनल होता है। तो इस तरीके से यहाँ पे इसका एग्जाम्पल यूग्लिना है और इसमें लॉन्गिट्यूडनल प्लान से क्या हो रहा है? यूग्लिना डिवाइड हो रहा है।
इसके बाद में अगला देखिए, अगला कौन सा है, ट्रांसवर्स, जिसका एग्जाम्पल है पैरामीशियम। तो पैरामीशियम जिसको हम स्लीपर एनिमल कुले बोलते हैं, और ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसकी जो शेप होती है वो बिल्कुल कैसी होती है, स्लीपर जैसी होती है, चप्पल जैसा ऑर्गेनिज्म है। आप चप्पल बना दीजिए, इसका मतलब आपने क्या बना दिया, पैरामीशियम बना दिया। हाँ, इसमें 2 न्यूक्लियाई होते हैं, जैसे एक देखिए आपको मैक्रो या मेगा न्यूक्लियस दिख रहा है और एक माइक्रो न्यूक्लियस दिख रहा है। यहाँ पे दोनों न्यूक्लियस क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, कैरियोकाइनेसिस हो रहा है। और साथ में ही ध्यान देने वाली बात जो है वो ये है कि प्लेन कौन सा दिख रहा है आपको, तो प्लेन कौन सा दिख रहा है यहाँ पे, ट्रांसवर्स दिख रहा है। और फिर क्या बन चुके हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 डॉटर पैरामीशियम बन चुके हैं। क्लियर? हाँ देखिए, अब हम ले रहे हैं फ्रेगमेंटेशन। देखिए नाम से ही पता चल रहा है, जिसमें पेरेंटल बॉडी का ब्रेकडाउन हो जाए किसमें, 2 या मोर देन 2 फ्रेगमेंट्स, और जितने भी फ्रेगमेंट होते हैं वो दोबारा से एडल्ट ऑर्गेनिज्म के तौर पे डेवलप हो जाते हैं। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे आप, तो देखिए बिल्कुल सिंपल है, रटना नहीं अपने को। द मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच ए पेरेंटल बॉडी ब्रेक डाउन into 2 or more fragments and each fragment again develop as a adult organism called fragmentation। क्लियर? अब इसके एग्जाम्पल लेते हैं। तो देखिए इसके एग्जाम्पल के अंदर आएंगे फिलामेंटस बॉडी वाले एल्गी, जैसे स्पायरोगायरा। तो पहले इसी को समझ लेते हैं, स्पायरोगायरा को ही। तो यहाँ पे देखिए डायग्राम बना रखा है स्पायरोगायरा का, और स्पायरोगायरा को आप कैसे पहचान सकते हैं, इसमें क्लोरोप्लास्ट कैसा होता है, स्पायरल फॉर्म में होता है। तो यहाँ पे देखिए ये एक सेल है, फिर उसके बाद में ये दूसरी सेल है, तो ये मल्टी सेलुलर स्पायरोगायरा है। अब इसकी जो पेरेंटल बॉडी है, मल्टी सेलुलर बॉडी है, तो देखिए ये स्प्लिट हो जाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे 2 या मोर देन 2 फ्रेगमेंट्स बन सकते हैं। तो डायग्राम में तो 3 दिखा रखे हैं, 1 2 3। तो यहाँ पे इनका नंबर 2 या फिर मोर देन 2 कितना भी हो सकता है, 3 4 5 6 जो भी है। अब जितने भी फ्रेगमेंट बनते हैं ये देखिए दोबारा से ग्रो करके वापस एडल्ट स्पायरोगायरा बन जाते हैं। तो ये तो हो गया किसका एग्जाम्पल, फ्रेगमेंटेशन का। इसके अलावा जो अदर एग्जाम्पल्स है इसके, वो है जैसे फंगाई, क्योंकि ये भी फिलामेंटस बॉडी वाला होता है, हाइड्रा हो गया, और सेकेंडरी प्रोटोनिमा ऑफ मॉस। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है, ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि ये 11th की एनसीईआरटी में 2 जगह दे रखा है, एक तो लिविंग वर्ल्ड में दे रखा है और एक कहाँ पे, प्लांट किंगडम में दे रखा है। तो इसको हम डिटेल से लेंगे आगे, जब हम प्लांट किंगडम स्टडी करेंगे तब इसको डिटेल से लेंगे। तो फिलहाल आप इसको यहाँ पे एज ए एग्जाम्पल कंसिडर कीजिए। हाँ देखिए अब बडिंग। तो देखिए बडिंग को कैसे समझेंगे हम, तो जो पेरेंटल बॉडी है उसकी सरफेस पे स्मॉल आउटग्रोथ लाइक स्ट्रक्चर डेवलप होता है, जिसको हम बड कंसिडर करते हैं। अब देखिए कैरियोकाइनेसिस होगा, तो इसके बाद में जो 2 न्यूक्लियाई बनेंगे उनमें से एक न्यूक्लियस किसके पास रह जाएगा, पेरेंटल बॉडी के पास रह जाएगा, और दूसरा न्यूक्लियस जो है वो किसको मिलेगा, बड को मिलेगा। इसके बाद में बड क्या होगी, साइज में ग्रो करेगी, और ग्रो करने के बाद में वो पेरेंटल बॉडी से डी अटैच हो जाएगी, और डी अटैच होकर वो एडल्ट ऑर्गेनिज्म के तौर पे डेवलप हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल में बडिंग इन यीस्ट, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है। इसके अलावा एक और एग्जाम्पल है हाइड्रा। अब देखिए पहले हम ले रहे हैं बडिंग इन यीस्ट। तो यहाँ पे आपको एक पेरेंटल यीस्ट बॉडी दिख रही है। यीस्ट क्या होता है, यूनिसेलुलर फंगाई रहता है। अब इसकी सरफेस पे देखिए एक आउटग्रोथ डेवलप हुई है, जिसको हम बड कंसिडर करते हैं। अब यहाँ पे कैरियोकाइनेसिस हुआ है, तो यहाँ पे 2 डॉटर न्यूक्लियाई बन चुके हैं। अब देखिए एक न्यूक्लियस कहाँ, पेरेंटल बॉडी में रह जाता है, और दूसरा न्यूक्लियस किसको मिल जाता है, बड को मिल जाता है। तो कैरियोकाइनेसिस होने के बाद में, न्यूक्लियस आने के बाद में बड की साइज क्या होती है, ग्रो होती है, और उसके बाद में बड क्या हो जाएगी, डी अटैच हो जाएगी यहाँ से। तो डी अटैच होने के बाद में ये एडल्ट यीस्ट के तौर पे दोबारा से क्या हो जाएगी, डेवलप हो जाएगी। अब यहाँ पे आपको कंसिडर क्या करना है, तो वो देखें यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि यीस्ट के अंदर जब बडिंग होता है तो डिवीजन कौन सा होता है, तो यहाँ पर एमाइटोसिस डिवीजन होता है, ये आपको कंसिडर। तो बडिंग इन यीस्ट, तो यीस्ट में जब बडिंग होती है तो एमाइटोसिस सेल डिवीजन होता है। अब देखिए इसके बाद में एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल एक आपने देखा है यीस्ट। तो यीस्ट तो यूनिसेलुलर फंगाई है,
तो यूनिसेलुलर का एग्जाम्पल पूछे तो आपको यीस्ट आंसर देना है, और अगर मल्टी सेलुलर में पूछे तो हाइड्रा आंसर देना है, और अगर इन जनरल पूछे तो फिर दोनों आंसर हो सकते हैं। क्लियर? अब देखिए बडिंग और बाइनरी फिजन, इनमें डिफरेंस क्या है मैन? तो देखिए बडिंग के अंदर अभी आपने देखा कि जब यीस्ट में बडिंग हो रही थी तो जैसे ये पेरेंटल यीस्ट है और इस पे ये स्मॉल बड लाइक स्ट्रक्चर डेवलप हुआ। अब यहाँ पे क्या हुआ कि जब यहाँ पे कैरियोकाइनेसिस हुआ था तो देखिए न्यूक्लियस का डिवीज़न तो इक्वल हो गया, लेकिन साइटोकाइनेसिस का डिवीज़न अनइक्वल रहा। तो यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हैं कि कैरियोकाइनेसिस तो इक्वल है, लेकिन साइटोकाइनेसिस क्या हुआ? अनइक्वल रहा। क्यों? क्योंकि पेरेंटल यीस्ट बॉडी में साइटोप्लाज्म ज़्यादा है और जो बड अलग हुई है इसमें साइटोप्लाज्म का कंटेंट कम है। तो आप क्या बोलेंगे कि अनइक्वल साइटोकाइनेसिस हुआ। और बाइनरी फिजन में ऐसा नहीं होता। बाइनरी फिजन में अगर हम बात करें तो जैसे ये पेरेंटल बैक्टीरियम सेल है, तो इससे दोनों जो डॉटर सेल्स बनेगी उनकी साइज क्या रहेगी? इक्वल रहेगी। तो यहाँ पे कैरियोकाइनेसिस भी इक्वल रहता है और साइटोकाइनेसिस भी इक्वल रहता है। अब देखिए इसके बाद में सेकंड, तो यहाँ पे सेकंड में देखिए पेरेंटल सेल रिमेन्स इंटैक्ट। इसका मतलब ये है कि जैसे अगर मैं यहाँ पे इसको क्या लिखूँ, इसको लिखता हूँ मैं P फॉर पेरेंटल सेल। तो पेरेंटल सेल बनी रहती है और ये बड अलग से डेवलप होती है। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है? पेरेंटल सेल डिसअपियर। इसका मतलब ये है यहाँ पे देखिए, ये अगर मैं इसको पेरेंटल सेल लिखूँ तो यही दो में स्प्लिट हो गई। इसका मतलब पेरेंटल सेल का जो एग्जिस्टेंस है वो ख़त्म हो गया है। इसी से दो डॉटर क्या बन गई? सेल्स बन गई। इसके अलावा एक और आप यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं, एक और डिफरेंस कंसिडर कर सकते हैं, और वो डिफरेंस ये है जैसे यहाँ पे पेरेंटल सेल की सरफेस पे आउटग्रोथ डेवलप हुई जिसे हम बड बोलते हैं, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे प्रोट्यूबरेंस डेवलप हो रहा है, यानी आउटग्रोथ लाइक स्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, और यहाँ पे कोई आउटग्रोथ स्ट्रक्चर आपको नहीं दिख रहा। क्लियर? हाँ देखिए स्पोरुलेशन, जिसको हम स्पोर फॉर्मेशन कंसिडर करते हैं, इसमें क्या होता है कि कुछ ऑर्गेनिजम्स जैसे एल्गी एंड फंगाई ये क्या करते हैं? सिंगल सेल वाले एसेक्सुअल स्पोर बना के रिप्रोड्यूस होते हैं। इससे बेनिफिट क्या होता है? इससे बेनिफिट ये होता है क्योंकि जो एसेक्सुअल स्पोर है वो सिंगल सेल वाले हैं और ये आसानी से न्यू हैबिटेट में क्या हो सकते हैं? डिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं, जिससे स्पीसीज़ आसानी से न्यू लोकेशंस तक डिस्ट्रीब्यूट हो सकती है। तो स्पीसीज़ को स्प्रेड करने में इनका मेन कंट्रीब्यूशन होता है। इसके अलावा और भी इनके अदर बेनिफिट्स हैं जो हम डिटेल से एल्गी एंड फंगाई में लेंगे। तो फिलहाल इसके टाइप्स देखिए यहाँ पे, जूस्पोर एंड कोनिडिया। तो ये यहाँ पे हम मेजर टाइप ले रहे हैं, जूस्पोर और कोनिडिया। बाकी स्पोर्स कई टाइप के होते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको जो कंसिडर करना है इस चैप्टर में, तो एक जूस्पोर, दूसरा एक कोनिडिया। देखिए जू का मतलब ही क्या होता है? मोटाइल होता है, या प्लेनो बोल सकते हैं, प्लेनो या मोटाइल। तो जू स्पोर्स क्या होते हैं? मोटाइल स्पोर होते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें फ्लैजेला होते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको ये फ्लैजेला दिख रहे हैं इनमें। तो फ्लैजेला होने की वजह से ये क्या होते हैं? मोटाइल होते हैं, तो इनको प्लेनो स्पोर्स ही बोलते हैं, या हम जू स्पोर्स बोलते हैं। जू यानी मोटाइल। तो फ्लैजिलेटेड है, मोटाइल स्पोर्स है या प्लेनो स्पोर्स है। और देखिए एंडोजिनसली प्रोड्यूस, इसका मतलब क्या हुआ? तो ये देखिए एक बंद स्ट्रक्चर के अंदर बनते हैं जिसको हम जूस्पोरेंजियम बोलते हैं। वैसे हम स्पोरेंजियम भी बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बनने वाले जो स्पोर है वो जूस्पोर है, मोटाइल है, इसलिए उसको स्पोरेंजियम के बजाय जूस्पोरेंजियम बोल देते हैं। तो यहाँ आपको दिख रहा है एक बंद स्ट्रक्चर जिसके अंदर क्या बन रहे हैं? जूस्पोर्स बन रहे हैं।
देखिए यहाँ जो एग्जांपल लिया है हमने वो क्लेमाइडोमोनास एल्गी लिया है, और ये एल्गी अपने आप में क्या है, यूनिसेलुलर होता है, सिंगल सेल वाला है। तो ये सिंगल सेल एल्गा है क्लेमाइडोमोनास, इसलिए इसमें क्या है, अलग से वो बंद स्ट्रक्चर नहीं बनेगा, बल्कि जो इसकी पेरेंटल बॉडी है वही जूस्पेरेंजियम की तरह क्या करने लग जाती है, रिएक्ट करने लग जाती है। तो यहाँ अलग से कोई स्पोरेंजियम नहीं बनेगी, इसकी पेरेंटल बॉडी ही जूस्पोरेंजियम का रोल प्ले करने लग जाती है। और फिर इस पेरेंटल सेल के अंदर या बॉडी के अंदर जो प्रोटोप्लास्ट है, तो अब ये डिवाइड होता है और यहाँ 4 से 8 क्या बन जाते हैं, 4 से 8 यहाँ पे जो स्पोर्स बन जाते हैं। तो ये जो स्पोर्स बन जाते हैं ये क्या, अब इसको हम जूस्पोरेंजियम कंसिडर कर रहे हैं पेरेंटल बॉडी को। तो ये स्प्लिट होती है और ये जो जूस्पोर्स बनते हैं वो बाहर रिलीज हो जाते हैं। तो ये बंद स्ट्रक्चर के अंदर बनते हैं, जूस्पोरेंजियम के अंदर बनते हैं, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, एंडोजिनसली प्रोड्यूस। ये नेकेड होते हैं। तो ये क्वेश्चन मैं आप लोगों पे छोड़ रहा हूँ कि बताइए, एल्गी जो है वो प्लांट सेल है, तो फिर इसमें सेल वॉल होनी चाहिए, तो फिर इसको नेकेड क्यों लिखा है। देखिए इसका आंसर भी देता हूँ मैं। ये इसलिए लिखा है क्योंकि जब जो स्पोर बनते हैं तब इनमें सेल वॉल एब्सेंट होती है, लेकिन जब ये यहाँ से जो स्पोरेंजियम से रिलीज होकर न्यू लोकेशंस पे जाते हैं और वहाँ पर जब ये जर्मिनेट होते हैं तब इनके चारों तरफ सेल वॉल सीक्रेट होती है। उसके बाद में हम इसको नेकेड नहीं बोल सकते। तो ओरिजिन प्लेस पे ये जब बने जो स्पोरेंजियम, तो यहाँ से रिलीज हो रहे हैं तो सेल वॉल इन पे एब्सेंट है, तो इसलिए हमने इसको क्या कंसिडर किया, नेकेड। एग्जाम्पल है एल्गी जैसे क्लेमाइडोमोनास। अब सेकंड देखिए कोनिडिया, ये प्लूरल है, सिंगुलर हम क्या बोलते हैं, कोनिडियम बोलते हैं। ये नॉन फ्लैजिलेटेड होते हैं। तो देखिए ये यहाँ पे लग रहे हैं, इनमें फ्लैजिला नहीं है। तो ये जो स्पोर्स की चैन लगी हुई है इनमें, कोनिडिया की चैन लगी हुई है, इनमें क्या नहीं है, फ्लैजिला नहीं है। ये नॉन मोटाइल होते हैं और ये एक्जोजिनसली प्रोड्यूस होते हैं। एक्जोजिनसली का मतलब ये किसी बंद स्ट्रक्चर के अंदर नहीं बनते बल्कि बाहर बनते हैं। और जिस फंगल हाइफा के ऊपर बनते हैं उसको कोनिडियोफोर बोलते हैं। तो ये कोनिडियोफोर जो एक स्पेसिफिक फंगल हाइफा है उसके ऊपर बनते हैं और ये बाहर बन रहे हैं, तो ओपनली बन रहे हैं, इसलिए एक्जोजिनसली प्रोड्यूस। और इनमें सेल वॉल होती है, थिन सेल वॉल इनमें प्रेजेंट होती है। एग्जाम्पल जैसे फंगाई में पेनिसिलियम। तो फंगाई की जो स्पीसीज़ है जिसमें से हमने एक स्पीसीज़ यहाँ एज ए एग्जाम्पल कंसिडर किए, तो फंगाई के अंदर ये बनते हैं। हाँ देखिए, अब जो हम टॉपिक ले रहे हैं वो मल्टीपल फिजन ले रहे हैं, और इस पेज पे आपको 3 कॉन्सेप्ट दिख रहे हैं। एक मल्टीपल फिजन है, एक स्पोरुलेशन है और एक एनसिस्टेशन है। हम किसके रेफरेंस में बात कर रहे हैं, अमीबा के रेफरेंस में बात कर रहे हैं। और याद रखिए अमीबा में दोनों टाइप का फिजन होता है। अगर फेवरेबल कंडीशंस है तो अमीबा किसको पसंद करेगा, बाइनरी फिजन को। और अगर अनफेवरेबल कंडीशंस आ गई है तो अमीबा किससे रिप्रोड्यूस होगा, मल्टीपल फिजन से। शुरू करते हैं इसको। तो देखिए अनफेवरेबल कंडीशंस जैसे ही आती है तो अमीबा सबसे पहले क्या करेगा, अपने स्यूडोपोडिया या फॉल्स फिट को विड्रॉ करेगा, हटा देगा। देखिए यहाँ पे डायग्राम में, तो यहाँ पे ये आपको अमीबा के क्या दिख रहे हैं, तो ये आपको स्यूडोपोडिया दिख रहे हैं। अब देखिए स्यूडोपोडिया को क्या कर दिया, इसने विड्रॉ कर दिया। अब देखिए इसके बाद में आगे, अब अमीबा अपने चारों तरफ 3 लेयर वाला हार्ड कवर सीक्रेट करता है, जिस कवर को हम क्या बोलते हैं, सिस्ट बोलते हैं, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एनसिस्टेशन। अब देखिए जैसे ही फेवरेबल कंडीशंस वापस रिटर्न होगी तो ये जो एनसिस्टेड अमीबा है जिसके चारों तरफ सिस्ट बन चुका है, हार्ड कवर बन चुका है 3 लेयर वाला, अब इसका जो प्रोटोप्लास्ट है इसमें एमाइटोसिस सेल डिवीजन होगा। प्रोटोप्लास्ट में क्या होगा, एमाइटोसिस सेल डिवीजन होगा यहाँ पे। उससे क्या होगा, हाँ, इस ही डिवीजन को हम यहाँ पे मल्टीपल फिजन बोलेंगे। तो देखिए यहाँ पे एमाइटोसिस सेल डिवीजन हुआ, यानी यही यहाँ पे मल्टीपल फिजन है, क्योंकि इसका प्रोटोप्लास्ट जो है वो क्या हो रहा है, स्प्लिट हो रहा है, तो ये मल्टीपल फिजन है। तो यहाँ एक सेल का जो प्रोटोप्लास्ट है उसमें बार बार एमाइटोसिस होने से ये काफ़ी ज़्यादा स्प्लिट हो जाता है, इसलिए मल्टीपल बोला गया है। तो मल्टी का मतलब ही आपको पता है,
तो मल्टी का मतलब है जिसमें एक प्रोटोप्लास्ट काफ़ी सारे टुकड़ों में टूट जाए। तो यहाँ पे फिजन कैसा है, बाइनरी नहीं है। बाई का मतलब क्या होता है, एक जो सेल है वो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाए तो वो बाइनरी है। तो यहाँ तो एक सेल का प्रोटोप्लास्ट काफ़ी सारे छोटे छोटे प्रोटोप्लास्ट में स्प्लिट हो रहा है, तो इसलिए इसको मल्टीपल फिजन बोला है। अब देखिए इससे क्या होता है, प्रोटोप्लास्ट के टूटने से तो काफ़ी सारे यहाँ पे क्या बन जाते हैं, तो यहाँ पे देखिए मैनी सूडोपोडियोस्पोर्स बन जाते हैं, जो एक तरीके से माइन्यूट अमीबा है। और इस प्रोसेस को बोलते हैं स्पोरुलेशन। तो यहाँ डायग्राम में देख पा रहे हैं आप, काफ़ी सारे क्या बन गए, सूडोपोडियोस्पोर्स बन गए, माइन्यूट अमीबा। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, स्पोरुलेशन। तो ये स्पोर लाइक स्ट्रक्चर्स बन गए यहाँ पे। अब ये जो एंसिस्टेड अमीबा है, तो ये पेरेंटल जो एंसिस्टेड अमीबा था, अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्प्लिट हो जाएगा और पूरे जो सूडोपोडियोस्पोर्स है वो अब यहाँ रिलीज हो जाएंगे और ये जर्मिनेट होकर दोबारा से क्या बन जाएंगे, पेरेंटल अमीबा बन जाएंगे, यानी वैसे ही अमीबा बन जाएंगे, पेरेंटल अमीबा की तरह ही बन जाएंगे, वापस एडल्ट बन जाएंगे। क्लियर है, ये समझ में आ गया। अब देखिए इसके बाद में नेक्स्ट, हाँ देखिए अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं रीजनरेशन। तो देखिए काफ़ी राइटर जो है वो रीजनरेशन को भी मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंसिडर करते हैं, लेकिन हम इसको अलग से पढ़ेंगे। क्योंकि देखिए इसका रियल मीनिंग क्या है यहाँ पे, री का मतलब क्या होता है यहाँ पे, तो री का मतलब क्या होता है अगेन, और जनरेट का मतलब क्या होता है दोबारा से बना लेना, रीजनरेट कर लेना यानी। तो इसका मतलब इसको हम ऐसे डिफाइन करेंगे कि रीजनरेशन का मतलब है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म की एबिलिटी जिसमें वो अपने डैमेज पार्ट को दोबारा से क्या कर लेता है, रिपेयर कर लेता है, रीजनरेट कर लेता है। तो हम उस एबिलिटी को क्या कंसिडर करते हैं, रीजनरेशन। क्लियर, री का मतलब अगेन और जनरेट का मतलब फॉर्मेशन बनाना। तो रीजनरेशन इज डिफाइंड एज ए एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन विच एन ऑर्गेनिज्म रिपेयर ऑफ इट्स लॉस्ट बॉडी पार्ट कॉल्ड रीजनरेशन। अब इसको हम देखिए, रीजनरेशन के जो एग्जांपल्स हैं वो काफ़ी ऑर्गेनिजम्स हैं, लेकिन सभी ऑर्गेनिजम्स में ये मोड ऑफ रिप्रोडक्शन नहीं बनेगा। जैसे हम लिजार्ड की बात करें तो जब उसकी टेल कट जाती है लिजार्ड की, तो वो दोबारा से क्या हो जाता है, जो लॉस्ट पार्ट है वो रीजनरेट हो जाता है, वो उसको रिपेयर कर लेती है। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि 2 छिपकली बन गई, ऐसा थोड़ी है। तो वहाँ पे रीजनरेशन तो हो रहा है लिजार्ड में, लेकिन उसको मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ लिजार्ड की टेल दोबारा से आ रही है, रिपेयर हो रही है, लेकिन वहाँ पे नंबर ऑफ लिजार्ड इंक्रीज नहीं हो रहे। लेकिन देखिए जब हम एग्जाम्पल किसका लेते हैं, प्लेनेरिया का लेते हैं, तो प्लेनेरिया के अंदर क्या होता है, ट्रू रीजनरेशन होता है, यानी एक्सेस पावर होता है रीजनरेशन का। तो यहाँ पे ये मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बन जाता है। जैसे यहाँ पे ये प्लेनेरिया है, अगर हम यहाँ कट लगा के इसके 3 पार्ट बना दें, जैसे हेड, ट्रंक और टेल वाला पार्ट। अब देखिए हेड वाला जो पार्ट है वो भी अपने लॉस्ट पार्ट को क्या कर लेता है, वापस रिपेयर कर लेता है, रीजनरेट कर लेता है, तो इससे एक प्लेनेरिया बन जाएगा। जो यहाँ पे कौन सा पार्ट है, ट्रंक वाला पार्ट है, ये लॉस्ट पार्ट को दोबारा से क्या कर लेगा, हेड और टेल को रीजनरेट कर लेगा, रिपेयर कर लेगा, और इससे भी एक प्लेन एरिया बन जाएगा। और देखिए जो टेल वाला पार्ट है ये भी अपने लॉस्ट बॉडी पार्ट्स को दोबारा से रीजनरेट कर लेगा और यहाँ पे भी एक प्लेन एरिया बन जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे इसके अंदर एक्सेस पावर है, ट्रू रीजनरेशन है, तो यहाँ प्लेन एरिया के केस में ये मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कंसिडर होगा। लेकिन लिजार्ड के केस में रीजनरेशन तो है, लेकिन हम उसको क्या नहीं बोल सकते, मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंसिडर नहीं कर सकते। इसके अलावा देखिए और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, एक तो प्लेनेरिया हो गया, फ्लैटवर्म, इसके अलावा जैसे और एग्जाम्पल में हाइड्रा हो गया। सिलेंट्रेट्स के अंदर भी क्या होता है, रीजनरेशन होता है। क्लियर, इसके बाद में हाँ देखिए अब अपनी थ्योरी कंप्लीट हो गई है इस एपिसोड की और क्वेश्चंस आ चुके हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जूस्पोर के रिगार्डिंग है, तो आपको ये रीड करना है और आंसर कहाँ देना है, कमेंट बॉक्स में देना है। आंसर बताइए कैसे देना है, आपको क्वेश्चन नंबर 1 लिखना है और ब्रैकेट में उसका आंसर लिखना है। इसके बाद में देखिए ये सेकंड क्वेश्चन है कोनिडिया के बारे में, तो इसका आंसर भी आपको वैसे ही देना है, सेकंड लिख के
जो भी आंसर बनता है वो कमेंट बॉक्स में लिखना है। इसके बाद में देखिए अगला क्वेश्चन। हाँ देखिए ये थर्ड क्वेश्चन है यहाँ पे। तो ये करेक्ट मैच वाला है, इसमें आपको कॉलम मैच करना है। ए के साथ कॉलम क्या आएगा, बी के साथ क्या आएगा, सी के साथ क्या आएगा और डी के साथ क्या आएगा। और यहाँ पे ये ऑप्शंस है, तो आपको उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर थर्ड लिखना है और ब्रैकेट में इसका आंसर देना है। और आप लोगों के आंसर मैं डेली बेस पे चेक करता हूँ, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सही आंसरिंग करेंगे। और हाँ देखिए ये पेज हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, इसको समझिए। देखिए लाइक से क्या मतलब है, ये मोटिवेशन है बॉटनी कैंपस की टीम के लिए। कमेंट सेक्शन का मतलब क्या है, ये इंटरेक्शन है बिटवीन ट्यूटर एंड स्टूडेंट। और शेयर किस लिए है, ये हमारी जो बॉटनी कैंपस इंटरेक्टिव फैमिली है उसकी साइज़ को इंक्रीज करने के लिए आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिए। और सब्सक्राइब अभी तक आपने नहीं किया है तो यूट्यूब चैनल को इसको सब्सक्राइब कीजिए। और ये जो बेल बटन है इसका क्या मीनिंग है, देखिए बेल बटन है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, कि जैसे ही यहाँ पे बॉटनी कैंपस में कोई नया वीडियो पब्लिश किया जाता है तो उसकी इमीडिएट आपके पास इंफॉर्मेशन चली जाएगी और आपको पता चल जाएगा कि अभी कौन सी मूवी पब्लिश हुई है बॉटनी कैंपस यूट्यूब चैनल पे। तो आप सब इन फीचर्स को यूज़ कीजिए, ठीक है ना। लाइक कीजिएगा मोटिवेशन के लिए, कमेंट सेक्शन ट्यूटर और स्टूडेंट के बीच में इंटरेक्शन के लिए, बॉटनी कैंपस फैमिली की साइज़ को बढ़ाना है हमें, तो उसके लिए शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक नहीं किया है आपने। और बेल बटन को प्रेस कीजिए ताकि जो भी फर्दर नोटिफिकेशंस हैं न्यू पब्लिश वीडियो के रिगार्डिंग वो सब आपको मिल सके। और देखिए सब्सक्रिप्शन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जैसे बायोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट है पोलन रोबर या नेक्टर रोबर। उसके अंदर क्या होता है, इंसेक्ट बिना पोलिनेशन किए प्लांट से पोलन या नेक्टर चुरा ले जाता है, तो हम उसको पोलन रोबर बोलते हैं। ये नीट में भी क्वेश्चन पूछा था। तो देखिए बिना सब्सक्राइब किए अगर आप वीडियो देख लेते हैं तो इसका मतलब आप भी उसी कैटेगरी में आते हैं, मजाक कर रहा हूँ। तो आप लोग खैर इस तरीके से नहीं करेंगे, तो ठीक है। थैंक्स ऑल ऑफ यू अगेन। बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुस्कुराते रहिए, स्टडी करते रहिए और इंतज़ार कीजिए, ठीक है। ओके, जय हिंद।